गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रीनिवास पांडे आपका ऊष्मा के सेकेंड लेक्चर पर स्वागत करता हूं। उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूं, ठीक है। जितने लोग मेरे लेक्चर्स देखते हैं, ऊष्मा में चाहता तो मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करा सकता था, लेकिन मैंने उसके लिए 2 लेक्चर्स लिए, जो कि आज इसका है सेकेंड पार्ट है, ताकि मैं उसको अच्छे से करा पाऊँ और कोई चीज़ छूटे नहीं। ये था। व्यूज़ कम हैं, मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस नहीं है। उसका कारण है क्योंकि ये वही पर्सन्स है, जेन्यून पर्सन्स मेरे वीडियो देख रहे हैं। जिस बात की मुझे खुशी है कि जो लोग भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे लोग देख रहे हैं। उनको मालूम है कि जो अंदर मैटर दिया जा रहा है वह हमेशा पेड क्लासेस का रहता है। जैसे कई कमेंट सेक्शन में बच्चे हैं, जैसे आपके लक्की जी हैं और शगुन त्रिपाठी हैं, प्रमोदनी जी हैं, प्रेरणा जी हैं, है ना, और आपके एक रे महोदय हैं, वो हैं, और विक्रम है, ठीक है, एंड 1-2 लोग और हैं। मैं अब मुझे अब सबके सर्टेन नाम नहीं याद आ रहे हैं। ये लोग जेन्युइन पर्सन थे, ये लोग देखते हैं, इनको मालूम है कि जो सर कंटेंट दे रहे हैं वो वाकई में ही एक उम्दा कंटेंट है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब सिलेक्टेड मतलब सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या चीज़ जो है वह डिलीवर कर रहे हैं सर, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को मैं आपसे मुलाकात करूंगा और एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पे बनाऊंगा कि जो इधर एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, जो कि होने वाले हैं, इवन दो किसी स्टेट का पीसीएस का भी अगर एग्ज़ाम होगा तो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जितने लेक्चर्स यूट्यूब पर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको उस दिन कि मेरे इस लेक्चर से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तब शायद उन लोगों के कान खड़े हों जिन लोगों ने इस अपने आप को यह कंसीडर कर लिया है कि वह ब्रह्मा है, या जो भी हो, ठीक है, हो सकता है हो भी आप, लेकिन कि हाँ जो है अपने आप जो मतलब जो अपने आप को वो समझते हैं, 30 मार्का समझते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको फिर समझ में आएगा कि नहीं, जो इन्होंने कंटेंट दिया था वो है। कंटेंट तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा, ठीक है। याद रखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है ना। चलिए, अब आपको 1 लाइनर कोई दे दे, आप बहुत खुश रहोगे। कोई बढ़िया से समझा रहा है, ठीक है। जैसे योगेश सर भी हमारे क्लास लेते हैं, यूपीएससी की लेते हैं। बहुत से लोग नहीं लाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका उस लेवल का दिमाग ही नहीं है समझने का, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं, जिनके जो इस तरह का अपना सेटअप रखते हो माइंड कि हाँ मुझे एक ठीक ठाक नॉलेज लेनी है, वही सिर्फ मेरे वीडियोस देखा करें, ठीक है। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, ये मेरा विश्वास बोल रहा है ना, कि मैं पिछले पता नहीं कितने बच्चों को, कितने हज़ारों बच्चों को जो है मेरे सामने से निकले हुए हैं, ठीक है। मैं एक एक की रग से वाकिफ़ रहता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर ऊष्मा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्थलीय समीर ऊष्मा के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई थी, किस तरह से ऊष्मीय प्रसार हो रहा था वो बातें बताई थी आपके, ठीक है ना। ऊष्मीय प्रसार कौन कौन से हो रहे थे? रेखीय प्रसार हो रहा था, इसके बाद आपका क्षेत्रीय प्रसार हो रहा था, और आपका आयतनिक प्रसार हो रहा था। ये तीनों प्रसार हो रहे थे, ठीक है। आज मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, उसके पैमानों की बात करूँगा, और कौन कौन से तापमापी हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बाद मैं आगे आता हूँ, ठीक है। तो ज़रा जल्दी जल्दी देखते हैं उन चीज़ों को, है ना। चलिए जुड़ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, जितने लोग भी हैं। चलिए आइए ज़रा देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, तापमान, मैंने आपको बताया था यह क्या होता है? कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और यह किसी प्रकार की ऊष्मा नहीं होती है, यह तापमान, ठीक है, किसी प्रकार की ऊष्मा नहीं होती, केवल कंपैरिजन कराते हैं। एक चीज़ एक ही समय पर 2 अलग अलग वस्तुओं के हिसाब से ठंडी और गर्म दोनों हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे अगर मैं कहूँ पानी है, ठीक है ना, पानी है, तो पानी नॉर्मल पानी ग्लास में रखा हुआ है, बर्फ़ के हिसाब से क्या है? वह गर्म है, उसका तापमान ज़्यादा होगा। बर्फ़ के हिसाब से क्या है? वह गर्म है, ठीक है, बर्फ़ के हिसाब से गर्म है। और वही पानी उबलते हुए पानी के हिसाब से क्या है? ठंडा है, तापमान उसका कम है। तो यही चीज़ कंपैरिजन, तुलना कराना ही यह तापमान बताता है। ठंडे एवं गर्मपन का एहसास क्या है?
यह आपका टेम्परेचर कहलाता है, जो कि एहसास कराता है आप सभी को, है ना। तो देखिए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए मेज़र पहले तो किस में किया जाता है वो ज़रा देखिए। मेज़र किस में किया जाता है वो ज़रा देखिए। मेज़र किया जाता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री, केल्विन, और एक और पैमाना आता है आपका र्यूमर, है ना, र्यूमर। पर जो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे ये 3 इस्तेमाल किए जाते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, है ना। तो ज़रा देखते हैं इनके फॉर्मूले क्या क्या हैं और किस तरह से इन पे सवालें बन सकती हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा तेज चलते हुए ज़रा देख रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में चेंज करना है, किस में करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, केवल और केवल क्या करना है, 273 ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में अगर आपको बदलना है तो 273 क्या कर देना है, उस डिग्री सेल्सियस में बदल देना है। जैसे अगर मैं कहूँ 10 डिग्री सेल्सियस है और इसको आपको किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, ठीक है, केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में अगर बदलना है तो इसमें सिंपली क्या काम करिए, प्लस 273 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 283, है ना। 283 क्या केल्विन में बदल लें, तो यहाँ नाम क्या लिख देंगे आप, केल्विन। जैसे एक दूसरी सवाल देखूं, अगर मान लीजिए 22 डिग्री सेल्सियस को 22 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है ना, केल्विन में करना है। तो केल्विन में करना है क्या है, कुछ नहीं, बस आपको इसमें क्या काम कर देना है, 273 ऐड कर देना है। और जैसे ही 273 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 2 295 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रहेंगी आपको, केल्विन में किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो हो गई केल्विन में चेंज की बात। अब अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर हमको चेंज करना है, इसकी अगर बात करें, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9, C/5 F-32/9। ये एक जनरल फार्मूला है जो कि इस्तेमाल किया जाता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा जल्दी से देखते हैं, अगर आपको कन्वर्जन करना है, मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर है, ये एक सवाल ही ले रहा हूँ, ये पूछ ली जाती है। बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में उसका मान 37 होता है, ठीक है। अब इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में करना है, ठीक है। इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो कुछ नहीं, फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट निकालना है। यहाँ से आप देख रहे हैं फार्मूले में C की जगह क्या रख दीजिए, 37 रख दीजिए। जरा रखते हैं 37, तो 37/5 बराबर F-32/9। ये जो पूरे समीकरण को आप हल करेंगे गुणा करके, ठीक है, तो F बराबर आता है क्या, तकरीबन 98.6, ठीक है। तो 98.6 98.6। तो सामान्य शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। ये तो एक जनरल क्वेश्चन भी बन गया, आता है एग्जाम में। 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में ही इसका जो तापमान है वह पहुंच जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। आजकल के जो थर्मोमीटर्स हैं, जो भी आपका चाहे मरकरी वाला हो जिसमें भरा रहता है, जो पुराने आते थे झटकते थे, ठीक है, और दूसरा जो आपका आजकल डिजिटल मीटर्स आते हैं जिसमें रीडिंग बताता है, 2 करके बोलता है, लगाए रहो जहाँ पे भी अगर तापमान नापना है तो वह किस में नाप रहा होता है, फ़ारेनहाइट में। और जो पुराना वाला कांच वाला भी था वो भी किस में नाप रहा होता है, फ़ारेनहाइट में तापमान नापता है, ठीक है। तो क्योंकि जनरली जो इंस्ट्रूमेंट्स पहले बनते आते थे वो क्या है कि फ़ारेनहाइट वगैरह में ही बताया जाता है उनको, वो एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, ठीक है ना, वो एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, है ना। अब जैसे क्या है कि किसी के शरीर का तापमान 38 डिग्री हो गया, है ना, तो वो सही से मालूम नहीं लग पाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा चेंज आ जाता है ना, इसमें ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो याद रखिए कि फ़ारेनहाइट में नापा जाता है सामान्य बॉडी का ताप डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने पे क्या आता है मेरे भाई, वो आता है आपका 98.6 आता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक बात और कि जो पहले थर्मोमीटर आता था उसको
झटकते थे हम लोग। झटक वो मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह रहते थे या जो भी कंपाउंडर वगैरह रहते थे जो तापमान नाप रहे होते थे, डालने के बाद उसको झटकते थे। क्यों? मान लीजिए मेरा बुखार, मान लीजिए मुझे बुखार है और मेरा उन्होंने टेम्परेचर नापा और वह कुछ आया, नाप लिया, अब तुरंत दूसरे का भी नापना है उनको, तो पता चला अगर मेरा ही वाला तुरंत लगा देंगे तो मेरे वाले ने क्या काम किया था, उसने कुछ रीडिंग बताई हुई थी। मरकरी गर्मी पा करके वो इतना जल्दी नीचे फैल जाता है, उसमें पारा भरा रहता है उस थर्मामीटर में, और वह फैलने के बाद इतना जल्दी सिकुड़ता नहीं है, तो वह उसको भी लगाएगा तो उसकी गलत रीडिंग आने लगी। तो उसको क्या काम किया जाता है, झटक के नीचे लाया जाता है कि भैया तू नीचे आ जा, इसके बाद इसकी गर्मी पा करके फिर ऊपर उठना तू, ठीक है। तो इस वजह से उसको झटक करके नीचे लाया जाता था। क्या बात समझ में आई? तो उन सब में मरकरी भरा जाता था, Hg भरा जाता था, जो कि द्रवों में सबसे ज्यादा घनत्व रखने वाला धातु है, ठीक है। और धातु होते हुए भी पारा जो है सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है बात? तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पारा सबसे गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है, सबसे गाढ़ा लिक्विड है, और यह धातु होते हुए भी सामान्य ताप पर क्या होता है, यह लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल होता है। क्लियर है बात? चलिए अब जरा आगे चलते हैं हम लोग, और एक र्यूमर पैमाना है, मैं यहीं पर र्यूमर पैमाने को भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। र्यूमर पैमाने के लिए जरा देखते हैं आपको क्या है कि र्यूमर पैमाना अगर आपको देखना है तो C/5, ये जो पूरा फार्मूला है C/5 इज इक्वल टू F-32/9, इसको आप बराबर कर सकते हैं R/4 के। R जो लिखा है वो र्यूमर पैमाना है, ठीक है। ये जनरली पूछा नहीं जाता है, बस आपको याद रखना है कि एक र्यूमर नाम भी है जो कि तापमान नापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पैमाना और है, ठीक है बात। क्या यहाँ तक सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं? क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं? चलिए आइए ज़रा अब हम देख लेते हैं, आइए ज़रा हम देख लेते हैं कि भैया हम किस तरह से हम तापमानों को मेज़र करते हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल हो गए। चलिए अब ज़रा देखते हैं कौन कौन से हमारे अलग तरीके के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके के तापमापी इस्तेमाल किए जाते हैं, द्रव तापमापी और गैस तापमापी, ठीक है, जो टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यार टेम्परेचर मेजरमेंट जो किया जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट, ये दो तरीके से किया जाता है। एक में जिसमें द्रव भरा रहता है और एक गैस तापमापी, द्रव, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक एक नाम लिखता हूँ। द्रव वाले तो आपने देख लिया, जिसमें मरकरी वगैरह भरी रहती थी। अब जरा देखिएगा कि मैं यहाँ कुछ और नाम लिख रहा हूँ, उन सबको आपको देखने की ध्यान से जरूरत है, ठीक है। तो पहला है स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। स्थिर हाइड्रोजन तापमापी, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करिए। स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखें तो स्थिर, स्टैटिक वॉल्यूम हाइड्रोजन तापमापी का मतलब थर्मोमीटर, ठीक है। तो स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी जो है आपका, यह कहां से कहां तक के लिए नापा जाता है, इसको जरा देखिएगा। 500 डिग्री सेल्सियस तक यह नाप सकता है। कहां तक? 500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस तक यह मेजर कर सकता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। इसी तरह दूसरा देखिएगा, स्थिर आयतन नाइट्रोजन, ठीक है ना। स्थिर आयतन नाइट्रोजन तापमापी, ठीक है। स्थिर आयतन नाइट्रोजन तापमापी जो है यह कहाँ तक नाप सकता है? यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है।
यह क्या काम कर सकता है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ठीक है, कहाँ तक मेजर कर सकता है? 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। क्लियर है बात सभी को? एक सेकेंड, डिस्टर्ब करते हैं यार इधर सब, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये दो प्रकार के भैया, हो सकता है कुछ लोग इस चीज को लेकर के हल्का सा अपना मतभेद दिखा सकते हैं, सर यहां से नहीं यहां तक होता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन नॉर्मल रेंज का चलता है ना? वेरिएशन नॉर्मल रेंज का चलता है मेरे भाई, है ना? तो आप उसके लिए बॉदर करने की आपको आवश्यकता है नहीं। अब चलिए जरा, ये तो हो गया क्या, स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी, यहां तक हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखते हैं हम लोग कौन सा देख रहे हैं, आपका ताप युग्म, ताप युग्म थर्मोकपल होता है, ताप युग्म तापमापी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कहां से कहां तक मेजर करता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कहां से कहां तक मेजर करता है। ये तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। ठीक है, और एक चौथा आता है आपका पाइरोमीटर, नाम सुने होंगे इसका, पाइरोमीटर। या 800 से अधिक, 800 से अधिक जो भी तापमान हो, खासकर रेडिएशंस वगैरह का तापमान जो है यह मेजर करता है। कौन? आपका पाइरोमीटर, आपका पाइरोमीटर मेजर करता है। ठीक है, तो क्या यहां तक आपको ये जो मैंने 3-4 आपको थर्मामीटर्स के बारे में बताया है, क्या यह समझ में आया है आप सभी को? क्या यह सभी आपको समझ में आया है? ठीक है, और एक और लिख लीजिएगा, प्लैटिनम, प्लैटिनम तापमापी, प्लैटिनम। ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 तक का रेंज का मेजर कर सकता है। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पाइरोमीटर है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना? और ताप युग में जो है 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये इस्तेमाल किया जाता है ना? थर्मोकपल होते हैं, है ना? थर्मोकपल होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? जो लोग नोट कर पाए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले पाए ले लीजिए, नहीं तो अगर जिन लोगों को डाउनलोड करने में आसानी होती है, उन्होंने पहले किया हुआ है, वो लोग यह डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो लोग यह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए भैया, अब चलिए हम जरा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको अब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि ज़रूरी है। मैं यहाँ पर रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, विकिरण की बात कर रहा हूँ। विकिरण ये सुना ही जा सकता है मेरे भैया, इसको मैं लिखा नहीं पाऊँगा, इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ, आप लोग केवल और केवल इस चीज़ को समझिए। ठीक है ना? ऊर्जा जब रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में बाहर होती है ना? ऊर्जा रेडिएशन के रूप में भी बाहर होती है। ज़रूरी नहीं है कि वह केवल, जैसे लोहा है, लोहे के एक सिरे को अगर गर्म करेंगे, अगर आप लोहा है, लोहे को अगर एक सिरे से गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे को एक सिरे को जब गर्म करने लगते हैं तो जो वहाँ के अणु हैं, जो भी है वहाँ पर, उनको क्या मिलती है? एक ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा क्या काम करते हैं? वह दूसरे को देते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से हो रहा होता है यह, ठीक है? और आगे भी बताऊंगा कि वह एक से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं। तो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हुए आखिरी एनर्जी गर्म हो जाती है। तो यहाँ तो माध्यम है, लेकिन जहाँ पर माध्यम नहीं होता है उस जगह पर ऊर्जा, ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह पर विकिरण द्वारा पहुंचाई जाती है। जैसे सूर्य से हम तक अगर आ रही है ऊर्जा, ऊर्जा कहिए, ऊष्मा कहिए, तो वह विकिरण के रूप में आ रही है, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। तो विकिरण के केस में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच आती है। ठीक है? पहुंच आती है। समझ रहे हैं बात आप? तो विकिरण के रूप में यह ऊर्जा निकलती है। अब विकिरण जरा देखिएगा, आपने दो देखे होंगे,
एक ब्लैक बॉडी देखा होगा, ब्लैक बॉडी, काला पिंड इस तरह से, या कृष्ण पिंड कहते हैं, ब्लैक बॉडी, और एक वाइट सरफेस, एक वाइट बॉडी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी एंड वाइट बॉडी, ब्लैक बॉडी एंड वाइट बॉडी। क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी आपकी चले, आज मैं इसलिए मैं आज यार क्विज नहीं रख पाया हूँ, लेकिन आपको उसमें क्विज मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्विज नहीं रख पाया हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था, इस वजह से, ताकि ये लेक्चर ठीक ठाक तरीके से कंप्लीट हो जाए। बस उसके लिए मैं पहले आपसे 20 लेक्चर में माफ़ी मांग रहा हूँ, बाकी आपको क्विज में मिल जाएगा वो। अब यहाँ पे ज़रा आप देखिए यार कि ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी, कारण ये गर्मियों में लोग कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और ठंडियों में रंगीन कपड़े या काले जो उस तरह के गाढ़े रंग के कपड़े हों वो पहनने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ मैं सिंपल करके यह बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी, यह ऊष्मा का बहुत ही अच्छा अवशोषित करने वाला स्रोत होता है। मतलब यह ऊष्मा को क्या करता है, बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है सफ़ेद के हिसाब से। तो जो काले कपड़े हैं या जो काला पिंड, कृष्ण पिंड है, जो गाढ़े रंग के हैं, वह ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है, अवशोषित करते हैं। दूसरी बात, यह अवशोषित करने के बजाय, सफ़ेद वाला अवशोषित करने के बजाय विकिरित सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, दो बातें हैं यहां पर। अगर यह वाइट बॉडी है, वाइट बॉडी है, ऐसे आप समझिए फिगर से, वाइट बॉडी है अगर, और इसके ऊपर मान लीजिए कोई रेडिएशन ऐसे पड़ रहा है, मान लीजिए सूर्य का ही रोशनी है, तो यह क्या काम करेगा, यह इसको वापस ढकेल देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सफेद बॉडी परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है ढेर सारे रेडिएशन को, विकिरण को। ठीक है, सोखने की बजाय, अभी मैंने सिर्फ वाइट बॉडी की बात कर रहा हूं, सोखने की बजाय यह क्या काम कर देती है, विकिरित कर देती है। ठीक है, बात समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर यह वाइट बॉडी है, वाइट बॉडी है और ये अंदर में अगर कोई ऊष्मा का स्रोत है, तो यह आसानी से क्या काम करेगा, अंदर से बाहर निकलने देगा। तो रेडिएशन करेगा बहुत अच्छा, रेडिएशन को क्या करेगा, आउट करेगा, बाहर निकालेगा, अंदर से बाहर निकालेगा, और बाहर से आने वाले को वहीं से परावर्तित कर देगा। दो अलग अलग बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। वाइट है, अगर जनरली ये समझ नहीं आता है लोगों को, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे समझ में आएगा। अगर वाइट बॉडी है तो वह बाहर से अगर कोई विकिरण उसके ऊपर आ रहा है तो वह उसको सोखने के बजाय क्या काम करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस कर देगी। ठीक है, और अगर ब्लैक वाइट बॉडी के अंदर से ही अगर कोई क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो उसको क्या काम करेगा, वह विकृत कर देगा, बाहर बहुत आसानी से निकाल देगा। क्लियर है बात। अब चलिए जरा, ये सफेद की बात हुई। ब्लैक बॉडी है, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर यह ब्लैक बॉडी है, कृष्ण पिंड है, तो यहां पे जो रेडिएशन आया है, यहां पे जो रेडिएशन आया, सबका सब यह क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यह बहुत ही अच्छा अवशोषक होता है, तो यह एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है बात। इसका दूसरा केस जरा देखिए, इसका दूसरा केस जरा देखिए। अगर यह ब्लैक बॉडी है, कृष्ण पिंड है, और इसके अंदर से अगर ऊष्मा निकल रही है, इसमें हो सकता है बहुत से लोगों को मतभेद हो क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, अब यहां से अगर रेडिएशन है तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये निकलने देगा ब्लैक बॉडी से? ठीक है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या वो जो दूसरा केस मैंने बताया वो सही बताया है कि नहीं बताया है? जरा जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, जरा जल्दी से बताइए।
ठीक है, तो यह सही है, ठीक है, यह सही है, यह निकाल भी देता है पूरा का पूरा। तो देखिए इसके दो केस बड़े सेम हो रहे हैं, है ना, दो केस सेम हो रहे हैं, लेकिन एक केस सेम नहीं हो रहा है, जो कि वही जरूरी है, ठीक है, जो कि वही जरूरी है। समझ में आ रहे हैं आप, ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो विकिरण करना और अवशोषित करना दो अलग अलग बातें हैं, मैंने आपको यहां पर समझा दिया। तो इसलिए कहा जाता है सफेद सतह से क्या होगा, जो कि विकिरण आ रहा है, विकिरण बहुत ज्यादा होगा, सफेद सतह से विकिरण बहुत ज्यादा होगा और अवशोषण बहुत कम होगा। ब्लैक बॉडी पे अवशोषण बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ब्लैक बॉडी से अवशोषण बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए और ठंडियों में रंगीन कपड़े, गाढ़े रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए जैसे मैंने पूरा ब्लैक बॉडी पहना हुआ है, यह क्या काम करेगा, यह जो है यह विकिरण को सोखेगा और मुझे अंदर से गर्म, मतलब कि मेरे बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखेगा। तुम लोग कुछ और भी सोच लेते हो। तो यह जो है मुझे क्या काम करेगा, मेरे शरीर का टेम्परेचर बना के रखेगा, है ना। यही अगर मैं सफेद कपड़ा पहन लूं, है ना, तो क्या होगा, जो धूप आएगी वह वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मुझे ठंडी हल्की लगती रहेगी। क्या बात यहां पे समझ में आई सभी को, क्या यह क्लियर है? अच्छा, एक तो बात यहां विकिरण की हो रही है। याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो, क्षेत्रफल की बात हो रही है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा विकिरण अवशोषित होगा और उतना ही ज्यादा विकिरित भी होगा, ठीक है ना। रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होगा, ऊष्मा का अवशोषण भी होगा और ऊष्मा को क्या होगा, रेडिएशन भी होगा, उसका क्या होगा, वह रेडिएट भी करेगा, बाहर भी निकलेगा, ठीक है ना, विकिरण भी उसका ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल पर विकिरण निर्भर करता है, क्षेत्रफल ज्यादा होगा विकिरण ज्यादा होगा, क्षेत्रफल कम होगा विकिरण कम होगा। विकिरण का मतलब होता है कि ऊष्मा का बाहर निकलना, वेव्स के फॉर्म में निकलना, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या यह बात सभी को समझ में आई है? उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आई होगी, ठीक है बात। चलें आगे, चलिए भैया, ये सारी बातें सबको समझ में आ गई हैं, तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहां तक तो ये बात हो गई, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी हद तक जो है आपको समझाने का प्रयास कर दिया है। अब बाकी आपके ऊपर भी है यार कि किस तरह से ये किया जाता है। तो विकिरण सरफेस के ऊपर निर्भर करता है, विकिरण उस सतह के ऊपर निर्भर करता है। अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो विकिरण ज़्यादा होगा। एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है, अगर सतह खुरदुरी होगी तो भी विकिरण ज़्यादा होगा, ठीक है। एक पॉइंट कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर सतह खुरदुरी होगी तो वहाँ पे विकिरण ज़्यादा होगा, अगर सतह चिकनी होगी तो उसके अपेक्षा वो वहाँ पर कम होगा, ठीक है ना। चिकनी सतह पर विकिरण कम होगा और जबकि खुरदुरी सतह पर विकिरण ज़्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग एग्री ना करें क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं थोड़ी सी, है ना, पर आप यहाँ पर मेरी लेक्चर को ठीक मान सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आएंगी। देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले ही बोला यार, वो लिखाई नहीं जा सकती, वो बोल के केवल और समझाई जा सकती हैं, है ना। चाहूँ तो PDF लगा करके और पूरा का पूरा पढ़ा सकता हूँ, PPT बना करके। मैं बोलता रहूँगा, बकता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, बस वही होगा।
आखिरी में उसका रिजल्ट बड़ा कम निकलता है। लेकिन जब चीज़ें कलम से लिखी जाती हैं, समझाई जाती है एक एक पॉइंट, तो आपकी निगाह रहती है अब क्या लिखने वाले हैं, ये चीज़ लिखिए, ये चीज़ लिखिए, वो दिमाग में ज़्यादा बैठी रहती है। जो चीज़ पहले से लिखी वो क्या बैठेगी उतनी ज़्यादा दिमाग में, ठीक है। हाँ भाई, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको उसी से पढ़ाना ज़्यादा ईजी होता है, तो उस तरह से होती हैं चीज़ें। मेरा काम मैं ज़्यादातर ऐसे नहीं करता हूँ, कुछ करता हूँ जहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा आपको याद ही कराना रहता है, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ। लेकिन जहाँ सिर्फ समझाना है वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात आप? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और ज़रा देखते हैं हम क्या इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऊष्मा का संचरण, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, ठीक है, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण में जरा देखिएगा, 3 तरह से होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे होता है। पहला है कंडक्शन, ठीक है ना। दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है चालन, कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन और रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। विकिरण मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चालन, तो यह 3 तरीके से ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर बेसिकली पहुंचती है। क्या क्या है मेरे भाई? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है और यहाँ पर किस तरह के इसके एग्जाम्पल्स जो हैं हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका कंडक्शन, ठीक है। यह जनरली किस में होता है? यह आपके सॉलिड्स में होता है, ठोस पदार्थों में होता है। ऊष्मा निम्न ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। एक अणु अपनी ऊष्मा दूसरे अणु को देता है, दूसरा तीसरे को देता है। इस तरह से लाइन बाय लाइन यह पहुंच जाता है। लेकिन अणु अपनी जगह नहीं छोड़ता, यह अपनी ऊष्मा कंपन के सहारे दूसरे अणु को प्रदान कर रहा होता है। तो अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, अपनी जगह क्या करते हैं? नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। दूसरा इसके एग्जाम्पल जरा देखिए। लोहे को एक तरह से गर्म कर दीजिए, दूसरी तरफ गर्म हो जाता है, ठीक है ना। बर्फ, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए क्या काम करते हैं? उसमें भूसी वगैरह लगा देते हैं। क्या काम कर देते हैं? भूसी वगैरह लगा देते हैं, ताकि जो है ऊष्मा, बाहरी ऊष्मा का उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर कण, एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देगा, दूसरा तीसरे को देगा, यह क्या होता है? भूसी अच्छी कुचालक होती है। भूसी क्या होती है? कुचालक होती है। एक तरफ से टेम्परेचर, मतलब एक तरफ से ऊष्मा दूसरी तरफ नहीं पहुंचेगी, ठीक है। ऊष्मा कम है, ठीक है, बर्फ के पास भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ऊष्मा नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन भूसी की वजह से, भूसी क्या काम करता है? कुचालक का काम करता है, वह जाने नहीं देता है। और बर्फ क्या रहती है? ज्यादा समय तक बर्फ रूपी रहती, पानी में पिघलती नहीं है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, कंपन के सहारे अपनी ऊष्मा दूसरे को देते हैं, उस तरह से चेन बनते हुए आखिरी तक पहुंच जाता है। जैसे लोहे की छड़ एक तरफ गर्म कर दीजिए, दूसरी तरफ, यह जनरली ठोस में देखा जाता है। बर्फ पे भूसी वगैरह लगा देते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। और क्या होता है कि आप रजाई गर्म होती है, वो भी इसका ही कारण। हालांकि रजाइयाँ और भी तरीके से गर्म होती हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अभी एक तरीके से इसका कारण है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आगे चलें। कन्वेक्शन, यह जनरली लिक्विड्स में देखा जाता है यार, ठीक है ना। लिक्विड्स या गैसेस में देखा जाता है, ठीक है ना। तरल एवं गैस में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? तरल एवं गैस में देखा जाता है। इसमें
अणु अपनी जगह छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए पानी उबल रहा है तो नीचे वाला जो सबसे पेंदी पर होगा मॉलिक्यूल, जो अणु होगा, उसको ऊष्मा मिली, वह क्या काम करेगा, जा करके ऊपर वाले को ऊष्मा दे देगा। ठीक है, गर्म हुआ पानी, तो इस तरह से धीरे 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 पूरा पानी क्या होता है, गर्म होने लगता है। नीचे वाला जा करके ऊपर वाले को देता है, ठीक है, फिर वो अपने बगल वाले को देता है। इस तरह से क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो यह किस में हो रहा होता है, आपका तरल में हो रहा होता है और गैस में हो रहा होता है। ये लेक्चर्स जनरली पेड में दिए जाते हैं यार, इतना डीप में कोई समझाता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अणु अपनी जगह छोड़ते हैं, अणु अपनी जगह छोड़ते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको कराया हुआ है स्थलीय समीर और समुद्री समीर, जो इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको चीजें दिया हुआ है। भगोने में पानी का गर्म होना, यह भी एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है? तो यह इसके उदाहरण हो गए। रेडिएशन का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है आपको कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा, भट्ठी पे आप खड़े हो जाइए, भट्टियां जहां रहती हैं वहां से आपको आंच आती रहेगी, यह उसका विकिरण का एग्जाम्पल है। तो जो सूर्य से आ रही है ऊष्मा और जो भट्टियों से आपको गर्माहट महसूस हो रही है, यह सब किसके उदाहरण है आपके, यह सब आपके रेडिएशन के उदाहरण है, विकिरण के उदाहरण है। क्लियर हो गई बात? क्या यह सारी बातें क्लियर हो गई आप सभी को? चलिए मेरे भैया थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, और आपको मैं एक दो चीजें और बता देता हूं कि किस तरह से अच्छा, यहां पर यह बात हो गई। अब थोड़ा सा और बात देख लीजिएगा, है ना। पानी का घनत्व कितने डिग्री पे सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री पे सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिएगा, और उस नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं भैया, जो लोग ठीक ठाक स्टूडेंट हैं उनके लिए बना रहा हूं। अगर वह समझ पाए तो बिल्कुल समझें। ठीक है, जरा देखिएगा, ये पानी की ये महिमा ही ऐसी है। 4 डिग्री आयतन, यहां आयतन का बना रहा हूं, चार डिग्री, ये घनत्व का है। जो नीचे वाला है घनत्व का है। किसका है नीचे वाला? घनत्व का है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। 4 डिग्री सेल्सियस पर, अब पानी का है ही गुण ऐसा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि और द्रव इस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यहां जल की बात कर रहा हूं, जल का घनत्व तो देखिए सबसे ज्यादा होता है। जब जल का घनत्व सबसे ज्यादा तभी होगा, जल का घनत्व सबसे ज्यादा तभी होगा जब आयतन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो पानी का वही रहता है यार, द्रव्यमान थोड़ी बदलता है, द्रव्यमान तो फिक्स होता है ना। तो आयतन घटेगा तभी क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। तो जब आयतन घट रहा है तो आप याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व कम होता है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर रहे हैं, भाई 0 से 4 तक आएंगे तो गर्म ही कर रहे हैं ना हल्का, तो घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, और उसी समय आयतन क्या हो रहा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएंगी, बहुतों के नहीं समझ में आएगी भैया, बुद्धिजीवियों के नहीं समझ में आएगी ये चीज। अब जरा देखिए 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान जाएंगे, अब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाइए, 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे अगर, तो क्या होगा? यही चीज उल्टी होने लगेगी। जरा देखिए 4 डिग्री से ऊपर जाइए, आयतन घनत्व तो कम होने लगता है,
घनत्व तो कम होने लगता है और आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप तापमान 0 से 4 उल्टा आएंगे तो फिर वही उल्टा होने लगेगा। ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप 0 से तापमान 4 डिग्री तक ले आ रहे हैं पानी का, तो आयतन घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक और उसी दौरान घनत्व बढ़ेगा इस फार्मूले के अनुसार, और घनत्व 4 डिग्री पर आकर के 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर के एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 4 के ऊपर तापमान पानी का बढ़ा रहे हैं तो वापस घनत्व क्या होगा, घनत्व अब घटने लगेगा और आयतन बढ़ने लगेगा। ये ग्राफ अगर याद रखे रहोगे तो ये चीजें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोनों। ये अगर आप ग्राफ याद रखें, देखिए आयतन का है 0 से 4 डिग्री तक, ये इधर वाला एक्स एक्सिस पर तापमान है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये टेम्परेचर है। ये अच्छे बच्चों को समझ में आ सकती है भैया, फालतू लोगों को समझ ही नहीं आएंगी। जो लोग, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं साइंस बैकग्राउंड के हैं सिर्फ उन्हीं को समझ में आएंगे, आर्ट्स वाला बच्चा होगा वो भी समझेगा, इतना मूर्ख नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो तफरी करने आए हैं उनके लिए कह रहा हूं, सब फालतू के हैं, कोई मतलब नहीं है उनके लिए। अब जरा देखिए, ये इस तरह की बात हो गई। अब यह ग्राफ अगर याद रहेगा आपको, ऊपर यह वाली लाइन घनत्व है, यह लाइन घनत्व। जरा देखिए, इधर तापमान बढ़ता आया 4 डिग्री तक और ये देखिए ये गिरता आया, तो ये देखिए 4 डिग्री तक कम हो रहा है और 4 डिग्री के बाद वापस बढ़ रहा है आयतन। और यही घनत्व अगर देखें तो 0 से 4 डिग्री तक घनत्व बढ़ रहा है, 4 पे जाकर के सर्वोत्तम होकर के इसके बाद वह क्या हो रहा है, उसके ऊपर तापमान कर रहे हैं तो वह कम होता जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो ये रही भैया पानी की लीला। ठीक है, पानी की लीला है ना। यही कारण है कि जो क्या रहती हैं, मछलियां रहती हैं, है ना, मछलियां रहती हैं। वो लोग कहते हैं कि सर बर्फ जम जाती है ऊपर तब भी नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं। ठीक है मेरे भैया, मछलियां वहां जिंदा इस वजह से रहती है, उसके लिए 2 कारण हैं। 2 कारण ये है कि बर्फ ऊपर है, ऊपर की सतह ठंडी है, नीचे का पानी अपना तापमान उसका उतना बना हुआ है और इस वजह से वहां एक गर्माहट है। तो मछलियां ठंड की वजह से एक तो नहीं मरती हैं और दूसरा कुछ समय के लिए जो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है वहां ऑक्सीजन घुली है। लेकिन अगर उसी झील को मैं साल भर के लिए जमा दूं तो चलो पानी का तापमान तो नीचे का तो बना रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, पानी लिक्विड में रहेगा, ऊपर की परत बर्फ बन पाएगी क्योंकि नीचे की गर्मी उसको बर्फ नहीं बनने देगी। लेकिन मछलियां तब भी मर जाएंगी क्योंकि कितना दिन ऑक्सीजन रखेंगी, है ना, कितना दिन ऑक्सीजन रखेंगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो पानी का हिमांक बिंदु है आपका कितना, पानी का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस और जो दूसरा जिस पे उबलता है वह है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात? तो मछलियां क्यों जिंदा रह जा रही हैं? क्योंकि ऊपरी सतह तक ही बर्फ बन पाती है, उसके नीचे नहीं बन पाती है, क्योंकि जो पानी की जो ऊष्मा निकल रही, भाई ठंडा करोगे तो वहां से गर्मी निकलेगी तो वह उसको बर्फ को और पिघलाने लगती है, इस वजह से उसकी मोटाई एक नियत बनी रहती है। क्लियर है बात? और मछलियां और जिंदा इस वजह से रहती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन मिली हुई है। ज्यादा दिन तक बर्फ जमी रह जाएगी तो पानी गर्म रहे चाहे जौन रहे, मछली रानी स्वाहा हो जाएगी, कुछ नहीं किया जा सकता उसके लिए। ठीक है, तो ऊष्मा का यह चैप्टर आपके लिए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और जितना मुझसे बन पा रहा था मैंने उतना समझाने का पूरा आपको प्रयास किया है। इसमें थ्योरेटिकल क्लास थी, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सुना होगा वह चीज़ों को समझ पाए होंगे। क्लियर है बात? 1-2 पॉइंट्स यहाँ और बोले दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से और मजबूत रहें। जिनको कुछ क्वेरीज हो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, कल की क्लास मत छोड़िएगा। कल मैंने आविष्कारक और ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स के आविष्कार और आविष्कारक कराए हुए हैं, कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। मेरे कहने पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चुनिंदा चीजों को रखा हूं, आपके बहुत काम आएंगी। अच्छा, तापमान बढ़ने पर जो इवोपरेशन की रेट है, वाष्पीकरण की जो दर है वह बढ़ जाती है। दूसरा
और बढ़ाना है तो आप क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, वाष्पीकरण का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो, ठीक है। एक ग्लास में पानी रखिए और एक थाली में पानी रखिए, दोनों को धूप में रख दीजिए। थाली वाला पानी जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा, जबकि ग्लास में पानी बचा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्षेत्रफल ज्यादा दे दिया। क्षेत्रफल ज्यादा दे दिया तो सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ी, उसने ज्यादा एरिया को गर्म किया और वहां से भाप बन गई। तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ बढ़ता है। कपड़ा अगर आपने साफ किया, उसको ऐसे ही फैला के ना सुखाइए, आप ऐसे ही रख दीजिए, वो ज्यादा देरी में सूखेगा। लेकिन अगर उसको आप फैला दे रहे हैं तो वह जल्दी सूख जाएगा। ठीक है बात? तो यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट लास्ट में मुझे डील करना था। बाकी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी क्लास के बाद, है ना। और ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, व्यूज कम है क्या नहीं है। जब मुझको फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप मेरे लिए आते हो, मेरे लेक्चर के लिए आते हो, साइंस के लिए आते हो, बात खत्म हो गई वहीं पर। ठीक है, तो हम लोग को दूसरे को नहीं देखना है। ठीक है, आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं यार, मैं उनसे कह रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे हो। और आप जो है एग्जाम दे के आना। अभी हाल में कोई भी एग्जाम पक्का आने वाला होगा, और आप किसी तरह से साइंस के सेक्शन में अगर कमजोर पड़ जाना तो मैं यही खड़ा हूं, आप मुझे जो भला बुरा कहना चाहे आप मुझे बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरी फॉल्ट है भाई, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, आपके उस तरह से सवालें नहीं फंसी, मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं आपके थोड़ा भी काम आ पाया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी वह। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं यहीं पर विदा ले रहा हूं। कल बहुत अच्छा सेशन है, प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। और अगर इस लेक्चर को आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। चलिए।